चलिए फ्रेंड्स, करते स्टार्ट आज के अपनी इस क्लास को। और भाई साहब, आज की इस क्लास में जो टॉपिक होने वाला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आप 12th में हो, आप बीए में हो, बीकॉम में हो, आप एमकॉम में हो, आप एम इकोनॉमिक्स कर रहे हो, या फिर आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम या बीए प्रोग्राम से हो, या आपके पास जीई जेनरिक इलेक्टिव है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डीयू के एग्ज़ाम में तो मोस्टली इसको पूछा जाता है। और इस टॉपिक का नाम है कंजम्पशन फंक्शन और कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। कि भाई साहब, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, या कीन्स का मतलब जेएम कीन्स, कि जेएम कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है, तो इसको जानेंगे। आपको बता दूं, हमें पेपर में क्वेश्चन आए तो क्या क्या लिख के आना है, हमको जो है कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर कवर करने हैं, मैं आपको एक बार इन्फॉर्म करता हूं। जैसे कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन होता क्या है, फिर लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, मतलब इस चीज़ को हम लोग टेबल और डायग्राम से समझेंगे। उसके बाद इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस फंक्शन के, उसके बाद इस फंक्शन की इक्वेशन क्या है, और फिर इंड्यूस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 5 पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे, तब जाके आपको भाई साहब मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन होता क्या है। मेरी बात को जरा सुनो भाई। हम लोग जो है ना भाई सब पैसा कमाते हैं। हम लोग भाई बहुत सारा पैसा कमाते हैं। भैया आप कमाते हो, हम नहीं कमा, भाई तुम भी कमाओगे बेटा, तुम भी कमाओगे, बहुत सारे कमाते भी होगे। तो हम लोग ना बहुत सारा पैसा कमाते हैं और उस पैसे को अपन लोग खर्च करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या हम जितना कमाते हैं हम उतना खर्च कर देते हैं? नहीं, हम जितना कमाते उतना खर्च नहीं करते। जो हमारा खर्चा होता है ना, वो हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। अगर मैं ज़्यादा कमाऊंगा मैं ज़्यादा खर्च करूंगा, अगर मैं कम कमाऊंगा मैं कम खर्च करूंगा, है कि नहीं है। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा कमाऊंगा मेरी सैलरी ज़्यादा होगी, मेरे खर्चे ज़्यादा हो गए। जैसे कि देखो, मेरे खर्चे बढ़ गए। अभी अभी जस्ट मैंने, ओ क्या हो गई है, बच गया। अभी अभी जस्ट मैंने जो है ये आईफोन 13 प्रो लिया। भाई मेरे खर्चे बढ़ गए, मेरी इनकम बढ़ गई, तो मैंने आईफोन 11 से शिफ्ट हो गया आईफोन 13 प्रो ले लिया। भैया चमका रहे हो बेटा, चमका नहीं रहा, सुनो, ठीक है सुनो। तो अगर हम ज़्यादा कमाएंगे तो हमारे खर्चे बढ़ेंगे, हमारी इनकम कम हमारे खर्चे कम। तो भाई साहब, जो हमारा कंजम्पशन है, हमारा जो खुद का खर्चा है, जो हमारा कंजम्पशन है, हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। वैसे इनकम के अलावा और भी अदर चीज़ें हैं और भी अन्य बातें हैं जिन पर हमारा खर्चा डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं इसमें एक पॉइंट लिखना और भूल गया। यहाँ पे हम 6 पॉइंट भी पढ़ेंगे, एजम्पशन। इस लॉ की एजम्पशन क्या है। अब पेपर में आप ये 6 बातें लिख के आओगे, भाई साहब मार्क्स क्या, हम पे टीचर फैल फैल के मार्क्स देगा, ले बेटे पूरे मार्क्स ले, इतना सब लिख के आओगे तो बस जरा समझो उसको। तो बोलता है कि हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, और जो मैं डिस्पोजेबल इनकम, अभी डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है अभी इसको भूल जाओ, अभी सिर्फ इनकम मानो। डिस्पोजेबल इनकम भाई बताऊंगा, हौले हौले आगे बढ़ूंगा। तो हमारा जो खर्चा होता है और हमारी जो इनकम होती है, इनके बीच एक संबंध है, एक रिलेशन है, एक फंक्शनल रिलेशन है। रिलेशन क्या है, हमारी अगर इनकम बढ़ेगी हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, हमारी इनकम कम हमारा कंजम्पशन कम। हम ज़्यादा कमाएंगे हम ज़्यादा उड़ाएंगे, हम कम कमाएंगे हम कम उड़ाएंगे। और इसी चीज को एक नाम दिया गया और इसी चीज को बोला गया कंजम्पशन फंक्शन या साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। कि भैया हमारी कंजम्पशन हमारी इनकम पे डिपेंड करती है और इसी चीज को साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, ये बोलता है, यह लॉ शो करता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, कि हमारी अलग अलग इनकम पे हमारा क्या क्या कंजम्पशन है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज पॉजिटिवली, एक पॉजिटिव संबंध है किसके साथ, इनकम के साथ। कि इनकम ज्यादा कमाएंगे, इनकम ज्यादा कंजम्पशन ज्यादा, इनकम कम कंजम्पशन कम। ठीक है, कि इनकम अगर बढ़ेगी तो भाई साहब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कीन्स, कीन्स माने जेएम कीन्स, तो जेएम कीन्स के अनुसार एज इनकम राइजेस, अगर इनकम बढ़ेगी तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब खर्च करने की संभावना, खर्च करने की संभावना भी बढ़ेगी, बट बाय लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। ओए होए,
ये क्या बोल गया, ये क्या बोल गया, ये बोलता है अगर मान लो आपकी इनकम 1000 रुपये से बढ़ी, तो मैं मानता हूं कि अगर आपकी इनकम 1000 रुपये से बढ़ी आपका खर्चा बढ़ेगा। लेकिन ये बताओ अगर 1000 रुपये इनकम बढ़ी तो क्या आप पूरे 1000 खर्च कर दोगे? नहीं, आप बोलोगे 1000 रुपये से बढ़ गई है, एक काम करता हूं 800 रुपये खर्च करता हूं और 200 रुपये सेव करूंगा। ऐसा नहीं होता कि जितना भी इनकम बढ़े हम सारा ही खर्च कर दे। हमारी मेंटालिटी ये भी कहती है कि भाई साहब फ्यूचर के लिए अपने बीवी बच्चों नन्नू मुन्नू छुन्नू उनके लिए सेव करना है। तो अगर हमारी इनकम बढ़ती है हम सारा खर्च नहीं करते, हम कुछ सेव भी तो करते। तो वही तो बोलता है जितनी इनकम बढ़ेगी तो हमारे खर्च करने की संभावना बढ़ेगी, लेकिन बाय लेस देन इंक्रीज इन इनकम। ऐसा नहीं है जितनी इनकम बढ़ी वो सारा ही खर्च कर लिया। आगे बोलता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि देयर इज अ टेंडेंसी अमंग पीपल, कि लोगों में एक संभावना है, एक टेंडेंसी है कि वो अपनी होल इनकम को कंजम्पशन पर खुद पर खर्च नहीं करेंगे। लोग अपनी इनकम का एक पार्ट भविष्य के लिए बचाएंगे भी, सेव भी करेंगे। तो ये तो आपने पढ़ लिया। इस लॉ का मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है, सिंपल सा मतलब, इंसान की इनकम बढ़ेगी, इंसान का खर्चा बढ़ेगा, लेकिन जितनी इनकम बढ़ी इंसान उतना खर्च नहीं करेगा। इनकम का एक पार्ट जो है इंसान वाला भाई साहब, इंसानी बच्चा सेव भी करेगा। ओके, ये लाइटिंग ठीक हो रही है? ठीक ही हो रही है भाई साहब। अब हम इसको समझते हैं टेबल और डायग्राम से। मान लो एक इंसान की इनकम 0 है, अच्छा सुनो, सुन तो लो, यह है लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन दो होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। आपको केवल लीनियर वाला, अगर आप बीकॉम लेवल के हो, बैचलर लेवल के हो, तो आप केवल लीनियर कंजम्पशन फंक्शन पढ़ो, नॉन लीनियर आपको पढ़ने की इतनी नीड नहीं है। ठीक है, समझो ये होता क्या है, मैं बता रहा हूं, रुक जा भाई बता रहा हूं, पहले टेबल डायग्राम समझ ले। भाई मान लो इंसान की इनकम 0 है, इंसान कुछ नहीं कमा रहा। एक बात बताओ, अगर इंसान कुछ नहीं कमा रहा, क्या कुछ नहीं खाएगा? अगर इंसान आप कुछ नहीं कमा रहे, भाई आपके पापा कमा रहे हैं, मम्मी कमा रही है, आप कुछ नहीं कमा रहे, क्या आप कुछ कंज्यूम नहीं करोगे ना? ये मान लो लॉकडाउन का समय था, अच्छा एग्जांपल है, लॉकडाउन का समय था, बहुत लोगों का काम छूट गया, पूरे परिवार में कोई काम पे नहीं जा रहा, भाई परिवार की इनकम 0 हो गई। क्या परिवार ने पूरे महीने कुछ ठूसा नहीं, कुछ कंज्यूम नहीं किया? कुछ, अबे खाया ना, लेकिन कहां से खाया? जो पैसा सेव कर रखा था, अभी तो बोला सारी इनकम खर्च नहीं करे भाई, सेव भी तो करेंगे। तो जो पैसा सेव कर रखा था वहां से पैसा निकाल कर लॉकडाउन में यूज किया। तो अगर एक इंसान की इनकम 0 है तो क्या वो कुछ खर्च नहीं करे? खर्च करेगा। तो मान लो एक इंसान 0 कमा रहा है और उसने 40 रुपए खर्च किए, तो 40 रुपए आए कहां से? उसकी सेविंग में से आए मेरे बच्चे, क्योंकि उसने पैसा पहले भी तो सेव कर रखा होगा। ओके, अब इंसान की इनकम बढ़ गई, अब इंसान 100 कमा रहा है। अब मानो जब वो 100 कमा रहा है तब वो 120 उड़ा रहा है। अब वो 100 कमा रहा है, भाई इनकम बढ़ गई, अब इनकम बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया। अब वो 100 कमा रहा है, अब 120। अब आपके माइंड दोबारा पगला गया, भाई कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? वो केवल 100 कमा रहा है, 120 उड़ा रहा है, 20 रुपए एक्स्ट्रा कहां से आए मेरे बच्चे? सेविंग में से। भाई ये थोड़ी है कि अगर एक इंसान महीने के 5000 कमाएगा तो 5000 ही उड़ाएगा। भाई उसके पास बाप के पैसे पड़ा हुआ है, उसके पास सेविंग पड़ी हुई है, 5000 तो अपने पूरे उड़ाता है, 5000 तो अपने पूरे उड़ाएगा, प्लस एक्स्ट्रा भी उड़ाएगा, बाप का पैसा निकालेगा, सेविंग निकालेगा। तो ऐसा नहीं होता यार, जितना कमाएंगे उतना ही उड़ाएंगे, हम ज्यादा भी उड़ा सकते हैं। तो हमने 100 कमाए लेकिन 120 उड़ाए, ये 20 एक्स्ट्रा कहां से आए? सेविंग में से आ गए। मान लो हमारी इनकम और बढ़ गई, अब हमने 200 कमाने लग गए, और मान लो इस बार मैंने पूरे 200 उड़ाए। इट मीन्स क्या? जितने कमाए उतने उड़ाए, इस बार मैंने सेविंग में से कोनों पैसा नहीं निकाला। अच्छा मान लो इस बार मैंने 300 कमाए और 280 उड़ाए। चलो इस बार तो भाई मजा आ गया, कमाए 300 उड़ाए केवल 280, भाई साहब 20 रुपए बचा लिए, 20 रुपए सेव कर लिए, 20 रुपए भाई साहब बचा लिए। अच्छा मान लो मैंने जो है 400 कमाए और मैंने उड़ाए कितने? ये केवल 360 उड़ाए, ओए होए 40 बचा लिए। भाई साहब मैंने 500 उड़ाए और बचाए कितने बेटा? मान लो 500 कमाए और 440 उड़ाए, भाई साहब इस बार मैंने 60 बचा लिया। तो आप एक बात नोट कर रहे हो कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे मैंने इनकम बढ़ाई,
0 से 100, 200, 300, 400, 500, बेटा वैसे वैसे मेरा कंजम्पशन भी बढ़ा। तो इनकम के बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ता है, दोनों में एक प्रकार का पॉजिटिव प्यार है। प्यार माने क्या, दोनों में एक प्रकार का ये करते ब्लिंक हो गया, दोनों में एक प्रकार का पॉजिटिव संबंध है मेरे बच्चों। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात तो भैया जी समझ में आ जाती है। लेकिन अब भैया ये बताओ, ये लीनियर क्या है? बेटा मेरी बात सुन, यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिया ना, इसमें एक बात नोटिस करो, 40 से 120, इनकम मेरी 100 बढ़ी, तो 40 से 120 आप देखो मैंने 80 रुपए का खर्चा बढ़ाया। इनकम अगेन मेरी 100 बढ़ी, दोबारा 120 से 200, नोट करो अगेन मैंने 80 रुपए का खर्चा बढ़ाया। 200 से 280, अगेन मैंने 80 रुपए का खर्चा बढ़ाया, अगेन 80 रुपए और अगेन 80 रुपए। तो इसका मतलब पता है क्या है, अगर मैं एक कांस्टेंट रेट से अपने खर्चे को बढ़ाऊं, एक कांस्टेंट रेट से कंजम्पशन करूं कि हर बार जो मेरा खर्चा बढ़ा वो 80 80 80 80 से बढ़ा, तो जब हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है एक कांस्टेंट रेट से, एक कांस्टेंट रेट से कि इनकम बढ़ रही है और इनकम के बढ़ने पे हम खर्चा एक कांस्टेंट रेट से बढ़ा रहे हैं, उसको मेरे बच्चे बोलते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। उसे क्या बोलते हैं जी? लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लेकिन मान लो मैं खर्चा कांस्टेंट रेट से ना बढ़ाता, मैंने पहले 80 से खर्चा बढ़ाया, फिर अगला मैंने 80 से नहीं, मैंने मान लो 70 खर्च किया बस, उसके बाद मान लो मैंने केवल 50 खर्च किए, तो अब जो है मैं अलग अलग रेट से खर्च कर रहा हूं, अब मैं सेम लेवल से सेम स्पीड से खर्च नहीं कर रहा, तो उसको बोला जाएगा नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कि इनकम बढ़ रही है लेकिन खर्चा अब एक कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रहा। पहले 80 से खर्च किया, फिर अगला खर्चा मैंने 70 से बढ़ाया, फिर अगला 50 से, अगला 30 से, तो एक सेम स्पीड से ना बढ़े तो नॉन लीनियर और एक कांस्टेंट रेट से बढ़े तो लीनियर। मेरी बात समझ में आती है? अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा इनकम का, तो इनकम स्टार्ट होता है 0 से, तो स्टार्ट यहां से होगा, ठीक है। यहां पे लिखा बेटा मान लो मैंने इनकम, और यहां पे लिखा बेटा मान लो मैंने कंजम्पशन। तो अगर अब मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो इनकम स्टार्ट हुई 0 से और फिर 100 200 300 400 500 एक सेम स्पीड से बढ़ रही है 100 100 100 100 से, तो इनकम कर्व बच्चों मेरा जाएगा ये ऐसे वाई। समझ में आ गया? और याद रखना कि इनकम कर्व जो मेरा बच्चों बनता है ये हमेशा 45 डिग्री का बनेगा। तो इनकम कर्व बन गया मेरा, 0 स्टार्ट हुआ और आगे बढ़ता गया। बात करते हैं कंजम्पशन कर्व की। अगर आप कंजम्पशन कर्व नोट कर पा रहे हो तो स्टार्ट होता है 40 से। स्टार्ट बेटा कहां से हो रहा है? 40 से। आपको मैं एक बात बताऊं, 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी हम 40 का कंजम्पशन कर रहे हैं। भाई साहब मैं 0 कमा रहा हूं, लेकिन फिर भी 40 का मैं कंजम्पशन कर रहा हूं। जब इनकम 0 हो, कुछ नहीं कमा रहा इंसान, फिर भी कंज्यूम करता है, तो बच्चों इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इस 40 को मैं क्या बोलूंगा? इस 40 को मैं बोलूंगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वायत्त उपभोग, कि जब इंसान कुछ ना कमाए लेकिन फिर भी खर्च करे, ऐसी कंजम्पशन को, ये देखो ये सब अलग कंजम्पशन है, ये ऑटोनॉमस नहीं है, इन्हें कुछ और बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। आगे पढ़ाऊंगा, अभी उस पर फोकस मत करो, अभी इस पे फोकस करो। ये 40 क्या है? ये 40 का मतलब क्या है? तो उस 40 का मतलब ये है कि इंसान 0 कमा रहा है लेकिन फिर भी कुछ खर्च कर रहा है, तो 0 कमाने पर भी जो इंसान खर्च करता है उस खर्चे को ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। और इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन को आप लोग शो करते हो या तो स्मॉल a से, और आप स्मॉल c के ऊपर बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को छोटा a या स्मॉल c के ऊपर बार से भी आप शो कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये 40 क्या है? ये 40 है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ओके जी, ये 40 क्या है हमारा जी? ये 40 है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये 40 हमारा बच्चों स्वायत्त उपभोग। चलो इतनी बात समझ में आती है। अब इसके डायग्राम की बात करें तो ये स्टार्ट हो रहा है 40 से। कंजम्पशन 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कंजम्पशन कभी 0 होगा ही नहीं। इंसान अगर कुछ नहीं कमाएगा लेकिन फिर भी कंज्यूम करेगा, क्योंकि तू जरूरी सा है मुझको जिंदा। भाई कंजम्पशन जरूरी है हमको जिंदा रहने के लिए, तो भैया कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा, तो कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगा। और जो कंजम्पशन कर्व है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये
ये बन गया बच्चों आपका क्या, ये बन गया आपका कंजम्पशन कर्व। अब आप बोलोगे भैया ये तो बड़ी नाइंसाफी है, इनकम कर्व ऐसे गया और कंजम्पशन का थोड़ा लेट के गया, ऐसा क्यों? इनकम कर्व गया ऐसे ये स्टीपर सा और कंजम्पशन कर्व थोड़ा फ्लैट फ्लैट बना, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज कंजम्पशन थोड़ा कम रेट से बढ़ रहा है, 80 80 80 80 80। इनकम देखो, इनकम बढ़ा पहले 100 से, अगेन 100 से 200, अगेन 100 से बढ़ा, 200 से 300, अगेन 100 से बढ़ा, फिर अगेन 100 से बढ़ा। आप देखोगे तो जो आपका इनकम है वो बार बार 100 से बढ़ी, इसलिए ये गया स्टीपर, और कंजम्पशन है वो बार बार 80 से बढ़ा, इसलिए वो बना फ्लैटर। समझ में आ गया? तो ये इनकम कर्व है वाई और ये कंजम्पशन कर्व है। अब मेरी जरा और बात जान लो, अच्छे से जान लो। यहाँ पे दोनों टकरा गए, और आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर जब कोई दो कर्व आपस में टकराएंगे, जब कोई दो कर्व आपस में टकराएंगे तो जहां पर टकराएंगे वहां पर दोनों कर्व की वैल्यू सेम। इट मीन्स यहां पर टकरा रहे हैं, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे जितना y होगा उतना ही c होगा। यहां पर जितना y होगा इस पॉइंट पर y बराबर c, और जब y बराबर c होता है इट मीन्स y माने इनकम, c माने कंजम्पशन, इट मीन्स जितना कमाया उतना कंज्यूम किया, y बराबर c। तो बच्चे इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ये जो नीचे हमारा लेवल है, ये जो ये वाला पॉइंट है, इसे क्या बोलूंगा मैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ये इस वाले पॉइंट को देखो, बात तो वही, ये वाला पॉइंट बोल लो या ये वाला पॉइंट बोल लो, बात तो वही है। तो ये क्या है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है वो वाला पॉइंट जहां पे इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखो ये वाला, सॉरी एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर देखोगे तो भाई साहब ये वाला पॉइंट, यहाँ देखो, यहाँ पे आपकी इनकम भी 200 और यहाँ पे आपका कंजम्पशन भी 200। भाई साहब कमाए भी 200 और उड़ाए भी 200, जितना कमाया उतना उड़ाया, इट मीन्स यहाँ पे दोनों बराबर आ गए। तो ये कौन सा पॉइंट है जी? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या? जितना कमाया उतना उड़ाया। तो यहाँ पे और यहाँ पे कट किया, y बराबर सी, इनकम बराबर कंजम्पशन, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। इतनी बात समझ में आ रही है भैया? मजा आ रहा है एकदम अच्छे से भैया, चोखा चोखा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो और बात जान लो। अच्छा लग रहा है बेटा मेरे बच्चे, अच्छा लगे तो और बात जान। अब इस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले देखो, डायग्राम को थोड़ा देखो। ये जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर आप इससे पहले देखते हो तो कंजम्पशन कर्व जो ब्लू वाला कर्व ऊपर है और इनकम कर्व आपका नीचे है। तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया शो करता है कि यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है। यहाँ पे कंजम्पशन कर्व ऊपर है, इट मीन्स कंजम्पशन ज़्यादा इनकम कम। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद देखोगे तो इनकम कर्व ऊपर और कंजम्पशन कर्व नीचे, इट मीन्स अब इनकम है ज़्यादा, कंजम्पशन है कम। ये बात आप यहाँ पर देख लो, ये बात आप यहाँ पर देख लो। मान लो मैंने इसको भी मिटोरा में, ठीक है, ये बात आप यहाँ पर देख लो, जरा देखो, अरे कहाँ गया पेन? यहाँ देखो कि यहाँ पे इनकम 0, कंजम्पशन 40, कंजम्पशन ज़्यादा इनकम कम। यहाँ पर इनकम 100, इनकम कम, कंजम्पशन 120, अगेन कंजम्पशन ज़्यादा इनकम कम। यहाँ पे दोनों बराबर, सी बराबर वाई। तो देखो मैं वही तो मैंने बोला कि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंजम्पशन ज़्यादा इनकम कम, और ये बात ये प्रूफ हो गई। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या है? इनकम ज़्यादा कंजम्पशन कम। देख लो इनकम अब 300, कंजम्पशन 280, इनकम ज़्यादा कंजम्पशन कम। इनकम 400, कंजम्पशन केवल 360, अगेन इनकम ज़्यादा कंजम्पशन कम, इनकम ज़्यादा कंजम्पशन कम। तो होपफुली ये टेबल और डायग्राम आपको क्या दर्शाना चाह रहा है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ में आ गया होगा। तो ये था लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का टेबल और डायग्राम, होपफुली आपको अच्छे से आ गया हो, समझ में आ गया। तो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन वो होता है जहां पर इनकम बढ़ने के साथ साथ जो आपकी कंजम्पशन बढ़ती है वो सेम स्पीड से बढ़ती है। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन जान लिया क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट जान लिया क्या होता है, इनका डायग्राम देख लिया क्या होता है। कंजम्पशन बढ़ेगा कम स्पीड से, वो बना फ्लैटर, इनकम बढ़ेगा ज्यादा स्पीड से, वो बना स्टीपर, जहां दोनों ने कट किया वो बना ब्रेक इवन पॉइंट।
इट मीन्स वहां पर इनकम बराबर कंजम्पशन, जितना कमाया उतना ही खर्च किया। उससे पहले कंजम्पशन ज्यादा इनकम कम, और उसके बाद इनकम ज्यादा कंजम्पशन कम। तो भाई साहब आपका ये टेबल और डायग्राम भी कंप्लीट होता है। अब जो हमने टेबल डायग्राम पढ़ा इसके कुछ पॉइंट समझते हैं, और जो मैंने आपको पढ़ाया बेटा वही सारी बात अब थ्योरी में लिखी हुई आ रही है। ये बोलता है जब इनकम का लेवल 0 होता है तब भी इंसान मिनिमम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। और जब 0 लेवल ऑफ इनकम पे इंसान कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है तो उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। पहला पॉइंट आपको आता है। पॉइंट नंबर दो, एज द इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी उसका बढ़ता है। ये बात हम जानते हैं, हम ज्यादा कमाएंगे ज्यादा खर्च करेंगे। ये था पॉइंट नंबर 2। तीसरा, द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन। जितनी इनकम बढ़ी हमारा कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता। इनकम हर बार 100 से बढ़ी लेकिन कंजम्पशन हर बार 100 से नहीं बढ़ा। क्यों? बिकॉज जितना कमाते हैं वो सारा नहीं उड़ाते, कुछ पार्ट हम सेव भी करते हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। तो इसलिए इनकम की जो बढ़ने की स्पीड है वो ज्यादा है लेकिन कंजम्पशन उतने से नहीं बढ़ता। इनकम अगर 100 से बढ़ी तो खर्चा हम पूरा 100 नहीं कर देंगे, खर्चा थोड़ा कम करेंगे, 80 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको अपनी इनकम का एक पार्ट जो है वो सेव भी करना होता है। उसके बाद बोलता है जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बराबर होता है नेशनल इनकम के, इट मींस जितना कमाया उतना ही खर्च किया, तो ऐसे पॉइंट को बच्चों बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और आप जानते हो यहां पर सेविंग 0 होगी, क्योंकि अगर आपने 200 कमाया तो आपने 200 उड़ा दिया, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। इट मींस क्या? आपने कुछ भी सेव नहीं किया, और जब कुछ भी सेव नहीं किया तो सेविंग 0, और इसको बच्चों क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, केवल एक बार ऐसा होता है, केवल एक बार ऐसा होता है जहां पर जितना कमाया उतना उड़ा दिया, उसके बाद हम अपना पैसा सेव करने बचाने लग जाते हैं। ठीक है? और आगे बोलता है जब कंजम्पशन क्या हो ज्यादा, किससे? इनकम से, तो इसको सेविंग कहते हैं। ठीक है? और वो सेविंग नेगेटिव में होती है। इट मींस वो ये वाली बात बोल रहा है कि यहां देखो, यहां पे कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है। इट मींस यहां पे सेविंग नेगेटिव में पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? जरा मेरी बात सुनो, जरा मेरी बात सुनो। आप 0 कमा रहे हो और 40 उड़ा रहे हो। 0 कमा रहे हो, 40 उड़ा रहे हो। 40 कहां से? सेविंग में से। तो सेविंग क्या हो गई आपकी? -40। सेविंग या मानो सेविंग का टेबल, तो सेविंग क्या हो गई? -40। भाई सेविंग में से पैसे निकाल लोगे तो सेविंग में से 40 निकाल लिया, -40। इनकम 100, कमाए 100, उड़ाए 120, 20 उड़ाए ज्यादा। 20 कहां से आए? सेविंग में से। सेविंग में से आपने 20 निकाल लिए तो वहां पे कर दिया मैंने -20 की 20 निकाल लिए। उसके बाद इनकम कमाई 200, उड़ाई 200। इस बार सेविंग को टच भी नहीं किया तो सेविंग में से 0। अब इनकम कमाई 300, कमाए 300 लेकिन उड़ाए केवल 280। भाई केवल 300 कमाए, केवल 280 उड़ाए। इट मींस इस बार हमने 20 रुपए बचा लिए। उसके बाद हमने 40 बचाए। उसके बाद हमने बच्चों ऐसे ही 60 बचाए कि 500 कमाए लेकिन 440 उड़ाए, हमने 60 बचाए। तो वही तो बोल रहा है कि अगर 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 कंजम्पशन ज्यादा हो और इनकम कम हो, मैं ज्यादा कम कंज्यूम कर रहा हूं, खर्च ज्यादा कर रहा हूं और मैं कमा कम रहा हूं, तो मेरी सेविंग नेगेटिव में आती है। -40 -20 इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है? तो ऐसे वाले केस में अगर कंजम्पशन ज्यादा और इनकम कम, तो जो बच्चों मेरी सेविंग है वो आती है नेगेटिव। लेकिन इस वाले केस में अब मैं ज्यादा कमा रहा हूं, इनकम ज्यादा, अब मैं खर्च कम कर रहा हूं। कमाए मैंने 300, खर्च केवल 280 किए, तो 20 बचा लिए, वो प्लस में आ गई। तो इस वाले केस में क्या होगा? अगर इनकम ज्यादा हो, कंजम्पशन कम हो, तो बच्चों ऐसे वाले केस में जो मेरी सेविंग है वो प्लस में आती है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट यही बोलता है कि अगर कंज्यूम ज्यादा करे, भाई आप कम कमा रहे हो और ज्यादा उड़ा रहे हो, तो ज्यादा वाला पैसा आपने कहां से निकाला? सेविंग में से। सेविंग होगी माइनस। और अगर आप एफ बोलोगे, मान लो कि अगर आप कंज्यूम कम करो और इनकम ज्यादा कमाओ, अब ज्यादा कमा रहे हो और खर्च कम कर रहे हो, तो बाकी बचा पैसा आप सेव कर रहे हो, उस केस में सेविंग आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस में पहुंच जाएगी। बताओ, इतनी बात आपको क्लियर है? जल्दी से, इतना आपको क्लियर है एकदम अच्छे से? ओके, चलिए अब भाई साहब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब ये कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या है?
इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन या लीनियर कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या है? तो इसकी सिंपल सी इक्वेशन है C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब यहाँ पे C माने क्या है? तो यहाँ पे C का मतलब भाई साहब कंजम्पशन, A का मतलब क्या है? अभी पढ़ाया था मैंने, A का बच्चों मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? जब इंसान की इनकम जीरो हो और जीरो लेवल पर कुछ तो कंज्यूम करेगा तो उसको बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये बी का मतलब क्या है बेटा? बी का मतलब होता है एमपीसी। और ये एमपीसी क्या, कौन सी बला है? तो एमपीसी नाम की बला को आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी आप इसका वेट कीजिए। अभी एमपीसी नाम की बला पर ध्यान मत दो, मुझे मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाने दो। एमपीसी आपको आगे आगे आने वाली क्लास में, क्या पता अगली क्लास में मैं आपको एमपीसी बताऊं, फिलहाल आप उसको भूल जाओ। और वाई का मतलब क्या है जी भैया? वाई का मतलब है इनकम। इनकम बोल दो या आप वाई को बोल दो नेशनल इनकम। तो ये इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या बोलता है? जब हमारा कंजम, वही वाली बात दोबारा आ गई कि जब हमारा कंजम्पशन बढ़ता है एक कांस्टेंट रेट से, एक कांस्टेंट रेट से, कि हर बार 80 से बढ़ा, 80 से बढ़ा, 80 से बढ़ा, 80 से बढ़ा, तो उसको बोलते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। उसे क्या बोलते हैं? लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। जो सी लाइन है, जो सी लाइन है, इट मीन जो कंजम्पशन कर्व हमने जो बनाया, ये वाला जो 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 ये सी लाइन है, ये बोलता है ऐसे केस में जो सी लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो सीधी एक स्ट्रेट लाइन, देखो ऐसे, ये घूम के ऐसे, ये ऐसे नहीं जाएगी, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये बात हम जो है जानते हैं। आगे बोलता है इन दिस कंजम्पशन फंक्शन, जो हम लीनियर की बात कर रहे हैं, मैंने क्या बोला? एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। आपको ध्यान देना है केवल लीनियर पे, नॉन वाला सिलेबस से मैं आपके नहीं है। तो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन जो होता है उस केस में जो हमारा एमपीसी होता है, अब एमपीसी क्या है भैया बता दो ना, बट बेटा बताऊंगा बाद में। ये क्या हो रहा है भाई साहब? ये जो हमारा एमपीसी होता है ना, एमपीसी, ये एमपीसी आपका बच्चों सेम रहता है हर लेवल पे। ये एमपीसी है क्या? चलो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, ये एमपीसी है क्या, ठीक है? ये एमपीसी है क्या, थोड़ा एक हिंट समझ लो। देखो हमारी जितनी इनकम बढ़ती है, उस बढ़ती इनकम का, उस इंक्रीज इनकम का हम कितना पोर्शन खर्च करते हैं। जैसे कि मान लो मेरी इनकम बढ़ी 100 रुपये से, कितने से? 100 रुपये से मेरी इनकम बढ़ी, तो मैंने उसमें से 80 रुपये खर्च कर दिए। तो बताओ मैंने अपनी बढ़ती इनकम का कितना परसेंट खर्च किया? इनकम बढ़ी 100 रुपये, खर्च किए मैंने 80 रुपये, तो आपने 100 रुपये में से 80 रुपये खर्च कर दिए, इसका मतलब 0.8, या फिर मैं और बोल के इसको बच्चे 80%, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो मैंने 80% पैसा खर्च कर दिया। इस 80% को ही बच्चे बोलूँगा एमपीसी। एमपीसी में आगे पढ़ाऊँगा, बस अभी इतना जान लो, हम अपनी इंक्रीज इनकम का, बढ़ती इनकम का कितना पार्ट खर्च करते। फॉर एग्जांपल मेरे बॉस ने मेरी सैलरी बेटा 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी, तो मेरे बॉस ने 10,000 रुपये बढ़ा दिए। अब उस 10,000 में से मैंने कितना खर्च किया, उस 10,000 में से मैंने कितना एक्स्ट्रा खर्च किया, बेटा वही परसेंटेज मेरा एमपीसी कहलाएगा। तो एमपीसी का मतलब होता है आपकी इनकम बढ़ी 100 से, आपने 80 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, इट मीन्स आपने 80% या 0.8 खर्च कर दिया, वो बच्चे क्या है आपका एमपीसी। बाकी डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है? अगर आपको टेबल में देखना है तो आप जरा टेबल में देख लो। यहाँ देखो मेरी इनकम कितनी बढ़ी, 0 से 100, तो मेरी इनकम बढ़ी 100 रुपये से और मेरा खर्चा 40 से 120, मेरा खर्चा बढ़ गया 80 रुपये से। तो 100 रुपये से इनकम बढ़ी, खर्चा बढ़ गया 80 रुपये से, इट मीन्स मैं 80% खर्च कर रहा हूँ अपनी इनकम का, मैं अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा हूँ, वो मेरा एमपीसी कहलाएगा, ठीक है? मैं अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा हूँ और वो मेरा क्या कहलाएगा भाई साहब? वो मेरा ये क्यों मिट गया, वो मेरा एमपीसी कहलाएगा, ठीक है? ये सारी बातें आपको बता चुका हूँ, ठीक है? ये सारी बात आपको बता दी मैंने। तो मेरी बात सुनो, तो मेरी इनकम बढ़ी 100, खर्चा बढ़ा 80, तो 100 रुपये इनकम बढ़ी, खर्चा बढ़ा 80, जी मेरा एमपीसी आ गया 0.8। दोबारा 100 से 200, अगेन इनकम 100 बढ़ी, अगेन इनकम 100 बढ़ी, जी 100 इनकम बढ़ गई। खर्चा
120 से 200, अगेन खर्चा 80 से बढ़ गया, अगेन 80 बटे 100 0.8, फिर अगेन इनकम 200 से 300, अगेन इनकम बढ़ी 100 रुपए, अगेन इनकम बढ़ी 100 रुपए, अगेन खर्चा 200 से 280, अगेन खर्चा 80 से बढ़ गया। मैं टोटल की बात नहीं कर रहा, कितना बड़ा उसकी बात कर रहा हूं। तो अगेन इनकम बढ़ी 100 रुपए से, तो अगेन 80 खर्चा 100 की इनकम, अगेन 0.8 आ गया। फिर अगेन इनकम 300 से 400, 100 से बढ़ी, खर्चा अगेन 280 से 360, 80 से बढ़ा, अगेन 80 बटे 100 0.8 आ गया, फिर अगेन 80 बटे 100 0.8, तो इसको बच्चा बोला जाएगा एमपीसी। इसलिए यहां पे एक बात लिखी थी, क्या यहां पे बात लिखी थी कि एमपीसी रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल, कि जो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है, ये जो लीनियर वाला पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आपका एमपीसी हर जगह सेम रहेगा 0.8 0.8 0.8 0.8। मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, थोड़ा टिपिकल चैप्टर है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के हो तो ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल है, इसको भाई साहब ध्यान से पढ़ो, इसको ध्यान से समझो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम इक्वेशन की बात कर रहे थे। तो जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वेशन है C माने कंजम्पशन, कि अगर हमें कभी कंजम्पशन निकालना पड़ जाए, पेपर में कंजम्पशन निकालने को बोलेगा, तो फॉर्मूला क्या है जी उसका, A प्लस बी वाई। ए माने ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी माने एमपीसी, वाई माने इनकम। एक एग्जांपल करते हैं। मान लो क्वेश्चन में आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है 40, क्वेश्चन में बेटा मान लो आपको बी, एमपीसी गिवन है 0.r, और क्वेश्चन में आपको इनकम बेटा मान लो गिवन है 500, ठीक है। इनकम गिवन है 500 और क्वेश्चन ने बोला चलो एक काम करो, कंजम्पशन को निकालो। तो अब बताओ, अगर आप कंजम्पशन को सॉल्व करेंगे, अगर आप कंजम्पशन को निकालना चाहेंगे, तो फॉर्मूला है कंजम्पशन बराबर ए प्लस बी वाई। अब बताओ आपका ए कितना है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 है, 40 प्लस का प्लस बी माने एमपीसी, बी माने एमपीसी। मान लो क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, तो ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, सी बोलता है। एमपीसी कितना है जी 0.8, और इनटू में वाई माने इनकम कितनी है जी इनकम गिवन है 500। भाई साहब आप इसको सॉल्व कर लो, बताओ 40 का 40 प्लस 500 की 0.8 से 8 पंजे, ये आपका 400, कि आपका कंजम्पशन आ गया 440। तो हो गया जी आपका, ये लो आपका कंजम्पशन निकल गया 440। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर पेपर में कभी कंजम्पशन निकालने को बोले तो ये 3 चीज़ें गिवन होगी, और विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आप कंजम्पशन को निकाल सकते हो, जो कि मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखाया। एंड डोंट वरी, मैं ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ये बस एक एग्जाम्पल दिया है कि कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। चलो, इक्वेशन भी समझ में आ गई। भाई साहब आप देख रहे हो, हमने पॉइंट समझ लिए, टेबल डायग्राम समझ लिया, मीनिंग समझ लिया, इक्वेशन भी समझ ली। इट मीन्स हमने 1 2 3 4 पॉइंट कर लिए। अब 5वां, इंड्यूस कंजम्पशन क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है, और छठा इसकी एजम्पशन क्या है। तो आइए भाई साहब इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, अब कि इसका मतलब मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन द इनकम इज जीरो, कि जब हमारी इनकम जीरो हो, हम कुछ भी ना कमाएं, और उस लेवल पे हम जो कंज्यूम करेंगे उसको बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आगे बोलता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ इनकम। भाई साहब इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकम तो जीरो है। भैया इनकम तो जीरो है, इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंसान तब भी कंज्यूम करेगा, तो उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहा जाएगा। तो जीरो लेवल पे हम कुछ भी कंज्यूम करें उसको बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और इक्वेशन में ये जो ए है, इस ए का मतलब ही क्या है, इस ए का मतलब ही क्या, इस ए का मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो बोलता है इसको इक्वेशन में हम ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद बोलता है इंड्यूस कंजम्पशन। अब ये क्या होता है, वो कंजम्पशन विच चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। अब जब इनकम का लेवल चेंज होगा तब कंजम्पशन में चेंज, मतलब ऐसी कंजम्पशन जो इनकम से प्रभावित हो, जो इनकम के लेवल के चेंज होने पर चेंज हो। तो मेरे बच्चे ऐसी कंजम्पशन को बोलते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। जैसे कि मेरी बात सुनो, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन 40 थी, तो ये थी ऑटोनॉमस कंजम्पशन। लेकिन अब उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ी हमारा कंजम्पशन बढ़ा,
इट मीन्स ये कंजम्पशन हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। तो 40 के बाद जो कंजम्पशन है इसको ही बोला जाएगा इंड्यूस कंजम्पशन। तो ऊपर वाली ऑटोनॉमस और नीचे वाली क्या होगी बच्चों, इंड्यूस कंजम्पशन। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेरित उपभोग। मेरे को हिंदी और इंग्लिश बेटा दोनों में इको आती है, समझ में आ गया, स्वायत्त उपभोग, प्रेरित उपभोग। चलो तो ये पॉइंट भी हो गया। और आखिरी पॉइंट, अब इस लॉ की एजम्पशन क्या है, ये जो हम लॉ पढ़ रहे हैं इसकी एजम्पशन क्या है। तो यहाँ पे कुछ बातें एज्यूम करनी पड़ती है। सबसे पहली बात, नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब है कि भाई देखो, हम सबको पता है कि कंजम्पशन में चेंज केवल इनकम से नहीं होता, इंसान के टेस्ट से भी चेंज आता है। कि अगर किसी का उसमें टेस्ट अच्छा है वो कंज्यूम ज़्यादा करेगा, भले ही उसकी इनकम कम हो। अगर एक दुकान के समोसे मेरे को अच्छे लग गए तो भाई मैं ज़्यादा खाऊंगा, भले मेरी इनकम कम हो, भले मेरी सैलरी ना बढ़े। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हैबिट है इंसान की, तो हैबिट है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान की कंजम्पशन को अफेक्ट करती है। केवल इनकम से नहीं, इनकम के अलावा भी और चीज़ें हैं जिससे इंसान अपनी कंजम्पशन को घटाता और बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे हमने बात एज्यूम कर रखी है कि कंजम्पशन में जो चेंज होगा वो केवल इनकम से होगा। ये बात हमने एज्यूम कर रखी है कि इनकम के अलावा किसी और चीज से अगर कंजम्पशन में चेंज होगा तो यहाँ पे उसको नहीं मानेंगे। हम केवल क्या मानेंगे कि कंजम्पशन में चेंज होने का एकमात्र कारण क्या है, इनकम। तो क्या बोलता है कि इसका मतलब यह है एक्सेप्ट चेंज इन इनकम, कि केवल इनकम में चेंज होगा, उसके अलावा किसी भी साइकोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स में चेंज हो। इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर पॉपुलेशन में चेंज हो, इंसान की हैबिट में चेंज हो, टेस्ट में चेंज हो, फैशन में चेंज हो, कस्टम में चेंज हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंज हो, प्राइस में चेंज हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान की डिमांड को या कंजम्पशन को अफेक्ट करती है। तो हम ऐसा मानेंगे कि इन सब में नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज केवल इनकम के अंदर हो रहा है। पहला एजम्पशन। एजम्पशन नंबर 2, नॉर्मल कंडीशन। हम ऐसा मान रहे हैं कि जिस साल हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस साल में हम ये अपना कंजम्पशन वगैरह निकाल रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं कि उस समय कोई भी वॉर का खतरा नहीं है। बिकॉज अगर वॉर का खतरा होगा तो भी कंजम्पशन बढ़ा लेंगे कि भाई युद्ध होने वाला है, एक काम करो सामान भर भर के अपने घर में रख लो, क्या पता सामान मिले ना मिले। तो इनसे भी कंजम्पशन में चेंज होगा। लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि नहीं, वॉर का कोई डेंजर नहीं है, देश में डिप्रेशन रिसेशन नहीं आने वाला, पॉलिटिकल अपहील राजनीतिक उतार चढ़ाव नहीं है, रिवॉल्यूशन देश में कोई क्रांति नहीं है, देश में दंगे नहीं है, देश में हड़ताल नहीं है। बिकॉज ये सब चीजें भी कंजम्पशन को अफेक्ट करती है, इन सब चीज से भी कंजम्पशन पर प्रभाव पड़ता है। तो हम क्या मान रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसा भी कोई चेंज नहीं हो रहा। हम ऐसा मान रहे हैं कि देश की कंडीशन नॉर्मल है, देश की स्थिति नॉर्मल है, और तभी इस नियम को अप्लाई किया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट। और थर्ड और आखिरी असम्पशन ये है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड ऑन लेजिस फेयर। इसका मतलब क्या है, लेजिस फेयर का मतलब होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पे केवल प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल हो। आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, यूनिट पढ़ रहे हो, ये एक लेंथी यूनिट है जहां पे आपको 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, ये मैंने पढ़ा रखा है ना आपको। 2 सेक्टर इकोनॉमी केवल हाउस होल्ड और फर्म्स होगी, 3 सेक्टर में गवर्नमेंट भी आ जाएगी, और 4 सेक्टर में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाएगा। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी है, और अगर केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था 2 सेक्टर इकोनॉमी में केवल 2 लोग होते हैं, एक तो हाउस होल्ड जो कंजम्पशन करेगा, और एक फर्म सेक्टर जो प्रोडक्शन करेगी। गवर्नमेंट जो है 2 सेक्टर में नहीं होती, आपको बता रखा है। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मतलब केवल प्राइवेट सेक्टर है, केवल रिच कैपिटलिस्ट है, मतलब केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना होने की वजह से जो लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपनी कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट आ गई
तो गवर्नमेंट बोलेगी आपकी इनकम बढ़ रही है, आपको हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जब गवर्नमेंट आएगी और फिर हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो टैक्स पे करने से हमारी इनकम थोड़ी कम हो जाएगी, हमारे कंजम्पशन पर फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, हम यहाँ पे मान रहे हैं केवल टू सेक्टर इकॉनमी है। इट मीन्स यहाँ पे हम मान रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, और गवर्नमेंट ना होने की वजह से हमें सरकार को कोई भी टैक्स पे नहीं करना, जिसकी वजह से जितना भी हम कमा रहे हैं हम सबको उड़ा सकते हैं। हम फ्री में, फ्री मतलब क्या, हम बिना किसी रोक टोक के खर्चा करेंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बोलता है अगर कोई इकॉनमी अंडर डेवलप्ड है या सोशलिस्ट है, इट मीन्स जहाँ पे गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा, तो वहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये लॉ अप्लाई कहाँ पे होगा, कैपिटलिस्ट इकॉनमी में या फिर लेजिस्लेटिव इकॉनमी में। दोनों का मतलब सेम होता है कि वो इकॉनमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का रोल है, गवर्नमेंट सेक्टर का रोल नहीं है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका इतना लेंदी साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन खत्म होता है। होपफुली ये लॉ आपको अच्छे से डीप में डिटेल में आ गया होगा। टेबल, डायग्राम, इक्वेशन, उनकी थ्योरी, इंड्यूस, ऑटोनॉमस, एजम्पशन, भाई सारी बातें करवा दी। पेपर में ये लॉ आ गया तो इतना सब लिख के आ जाओगे ना भाई, पेपर वाला आपको भर भर के नंबर देगा। अगर क्वेश्चन 20 नंबर का है ना, पूरा 20 नंबर देगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे भाई साहब आपका साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन मेरी ओर से होता है पूरा खत्म। इसकी प्रॉपर थ्योरी पेपर में क्या लिखना है आपको नोट्स में मिल जाएगा। और आपको पता है, आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको मेरे को अपना नाम, कॉलेज वगैरह लिख के भेजना पड़ेगा, अपना कोर्स भी लिख के भेजना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, तो ये समझ में आ गया। आज के लिए इतना काफ़ी है, पक्का। ठीक है, अब बढ़ते क्या, अब चलते हैं। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं बेटा, लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, सब्सक्राइबर्स थोड़े मेरे बढ़ा दो, और इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। गुड नाइट तो नहीं हो रही, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए।